Hello everyone. In today's video, we can discuss about communication and interpersonal relationship. हमने लास्ट वीडियो में तो डिस्कस कर लिया था कम्युनिकेशन, उसके फैक्टर्स, उसका नेचर, उसके टाइप, उसके एलिमेंट्स. In this video we can डिस्कस अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एरियल्स पर पढ़ लेते कम्युनिकेशन के जो रह गए थे लास्ट वीडियो में. Start the video with barriers of communication. First is badly expressed message. Very often the message is expressed in poorly chosen words or empty phrases, lack of coherence and poor organization of ideas, awkward sentences structure. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, जैसे रोको मत जाने दो, उसी टाइप के बोल रही है कि अगर हमने बैडली एक्सप्रेस मैसेज दिया, मतलब हमारे बोलने में ही इस टाइप से आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करेगा. जैसे क्या है, हमने वेरी ऑफन द मैसेज इज एक्सप्रेस, हमने मैसेज क्या एक्सप्रेस किया जो कि पुअरली चूजन वर्ड है, मतलब उसमें हमने जो वर्ड किए वो बहुत ज़्यादा पुअर है ना, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहे हैं जो कि हमारा रिसीवर है. और एम्प्टी फ्रेजेस है, मतलब उसके अंदर कोई फ्रेज का हमने यूज़ नहीं किया, कोहेरेंस की कमी है उसके अंदर, उसका ऑर्गेनाइजेशन एकदम पुअर है, आइडियाज़ भी मतलब पुअर है, और जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ऑकवर्ड सेंटेंस है जिसका कोई मतलब ही नहीं है. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट होगा कम्युनिकेशन के अंदर. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, रोको मत जाने दो, तो अगर हम कहीं पे कोमा ही नहीं लगाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि जिसके अंदर लैक ऑफ कोहेरेंस होता है, फ्रेजेस एम्प्टी होते हैं, पुअर ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑकवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, पुअर होता है, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होता और कुछ समझ में भी नहीं आता है. द लेक ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. अब ये क्या बोल रहा है, अगर क्लैरिटी नहीं होगी सेंटेंस के अंदर, और वो प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता, मीन्स एक्यूरेसी नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है या फिर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस. कॉस्टली एरर्स एंड अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन. ठीक है, एरर्स का मतलब उसमें कोई गलतियाँ हों, ठीक है, और अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन, जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल ही ना हो. डिफरेंट पीपल डिराइव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द सम वर्ड्स और सिंबल ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड ओरिएंटेशन. अभी बोल रहा है कि डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं, एक ही सेम वर्ड का हम लोग डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं. लास्ट एग्जांपल इज़ वेरी, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, बिकॉज मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होता है या फिर उसमें हमने एम्प्टी फ्रेजेस है ना, उसके अंदर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो वो कैसे होता है. मतलब मैंने एक एग्जांपल से बताया था वहाँ पे कि जैसे रोको मत जाने दो, तो रोको मत, अगर मत के बाद में कोमा लगाएं तो इसका मतलब है उनको रोकना नहीं, उन्हें जाना देना है, ठीक है. लेकिन रोको के बाद अगर कोमा लगाए तो रोको मत जाने दो, सो इसके अंदर का मतलब है कि उन्हें जाने नहीं देना है. सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसके फिर अगर हमने सही से नहीं एक्सप्लेन किया तो जो लोग हैं उसके डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं सेम ही वर्ड के, ठीक है. सिंबल ड्यू टू डिफरेंसेस एंड बिकॉज उनकी जो एजुकेशन है उसमें क्या आगे डिफरेंस आएगा, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगा. तो ये हो गया बैडली एक्सप्रेस मैसेज. सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस. A complex of faulty organizational structure involving several layers of supervision along chain of command and complex line staff relationship impedes the interchange of ideas and information. So second one is organizational distance. इसमें क्या कर रहा है, complex of faulty organization structure involving several layers of supervision and along with chain of command and complex line staff relationship impedes the interchange of ideas and information. At every layer of the structure the message get distorted. ठीक है, इसका मतलब मैं बताती हूँ, पहले हम उसे पूरा रीड कर लेते हैं. Long communication lines, presence of specialities and distance between top management and the worker creates difficulty in communication. अब क्या है कि अगर कोई मैनेजमेंट है,
सबसे बड़ा सुपरिटेंडेंट या जो भी होगा उससे लेकर के लास्ट मेंबर तक अगर कम्युनिकेशन करना है हमें, एक तो ऐसे कि हम हमारी बात सीधा टॉप मैनेजमेंट में जाके कहें या फिर हम किसी स्टाफ को कह दें, वो स्टाफ किसी दूसरे स्टाफ को, फिर वो इंचार्ज को कहेगा, वो सुपरिटेंडेंट को कहेगा। उसके बाद क्या होता है जो मैसेज है फिर वो टॉप मैनेजमेंट तक तो एक बैरियर का काम हो गया कि हमारा मैसेज एक के बाद लेयर्स में जा रहा है, ना कि हम उसको डायरेक्ट अगर पहुंचा सकते हैं तो वो क्या होगा, एक सही होगा। मतलब लॉन्ग कम्युनिकेशन लाइन जो है ना, उसके अंदर क्या आता है, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होती है, जिससे क्या है बैरियर आता है कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो आप लोग अभी कॉलेज में होंगे तो फिर क्या होता है, जैसे आपको डायरेक्ट कोई प्रिंसिपल से बात करनी है तो ऐसे होते हैं ना कि पहले आप क्लास में जो आपके इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, देन वो बताएंगे कि आपको इनसे बात करनी है स्टाफ मेंबर में, फिर वहाँ जाके आपको कहेंगे कि इससे बात करो। तो ये एक लंबी चेन बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मतलब हो जाता है। इम्पीड्स का मतलब होता है कि वहाँ पर आप है ना डिफ़िकल्टी आ जाएगी फॉर समबडी, किसी के लिए। तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस भी मिनिमम होना चाहिए, जिससे क्या है हम डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और अपना जो मैसेज है उसको हम जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएँ। एंड देन तो फिर क्या होगा, डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस एंड पोजीशन। अब देखते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन इज हैम्पर्ड बाय डिफरेंस इन स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, status arise on an account of formal position in hierarchy, job title, salary and other privileges. Supervision tend to keep information to themselves and they don't want to listen to subordinate. Effective communication become difficult when people strong conscious of status and position. इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि स्टेटस और पोजीशन में वैरी करती है कि हम किस पोजीशन पर है। जैसे मैंने आपको बताया था जो इसके टाइप है कम्युनिकेशन के, उसमें वर्टिकल वो कम्युनिकेशन और एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर हम वर्टिकल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल में क्या हो सकता है, वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम, या फिर उसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे वो बॉटम टू टॉप हुए। जैसे अभी आप लोग मतलब फर्स्ट ईयर में हो तो आपके सीनियर्स भी होंगे कॉलेज में, तो वो क्या होंगे, आपके टॉप में होंगे। वर्टिकल अगर हम देखें, सबसे पहले फोर्थ ईयर, देन थर्ड ईयर, देन सेकेंड ईयर एंड देन यू। सो ये दिस टाइप ऑफ जो हमारी लेवल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन और स्टेटस डिसाइड है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इससे बात कर सकते हैं, सो ये हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, जो हैम्पर्ड किया गया। और एक जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक ही लाइन में होता है, जिसमें हम सब इक्वली मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये है ना जॉब टाइटल पे बेस्ड होता है या फिर फॉर्मल पोजीशन, कि आपकी उसमें पोजीशन क्या है, कि आप सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब सबसे ऊपर है, या फिर सबऑर्डिनेट है, या फिर क्या है, इंचार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सैलरी पर भी डिपेंड करता है, अदर प्रिविलेजेस पे भी डिपेंड करता है, जॉब टाइटल पे भी स्टेटस डिपेंड करता है, ठीक है। और सुपरविज़न जो होता है वो क्या करते हैं, tend to keep information to themselves and they do not want to listen to subordinate। कोई भी ऐसा है ना कि जैसे बात है हॉस्पिटल्स में क्या होता है, कोई ऐसा होता है कि उसकी पोजीशन कम है, जैसे जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो फ्लोर क्लीन करते हैं, ये सब होते हैं ना, उनका स्टेटस क्या है, उनकी पोजीशन मान लीजिए ना सबसे नीचे है, और जो वहाँ का इंचार्ज है जो उनको देखता है, ऐसा भी तो हो सकता है जो नॉलेज है वो ज़्यादा उसको, जो कीपर है उसको एज़ कम्पेयर टू अदर इंचार्ज, एंड देन तो क्या होता है, वो अपने आप को ही सुपीरियर रखना चाहते हैं जो ऊपर होते हैं। तो वो ऐसे कहते हैं कि मतलब कि वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो कहते हैं कि तुम अपना काम करो, हम तुमसे बड़े, तो हम लोग जानते हैं ये सब। तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या है, उनकी मतलब खुद डोंट वांट टू लिसन टू सबऑर्डिनेट, तो औरों की सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे सुपीरियर मानते हैं। तो स्टेटस और पोजीशन की वजह से भी बैरियर क्रिएट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इनअटेंशन।
मैनी पीपल सिंपली डोंट पे एडिक्वेट अटेंशन टू द मैसेज। कई लोग क्या होते हैं, वो मैसेज जो बोल रहे हैं उन पर अटेंशन नहीं देते हैं, ठीक है। दे डोंट लिसन टू स्पोकन वर्ड अटेंटिवली और टू फेल टू रीड द मैसेज केयरफुली। पहला तो क्या है, उन्होंने जो स्पोकन वर्ड्स है वो अटेंटिवली सुने ही नहीं है, तो वो क्या होगा, मैसेज को केयरफुली रीड करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है। Generally, people pay attention to the information which confirm their belief and ignore those conflicts with what they believe. Generally, people क्या pay attention to the information which confirm their belief. आधे लोग तो वही सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद होता है, आधे क्या इग्नोर ही कर देते हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, वो सुने ना सुने ही, मतलब बिलीव पर उन पर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो राइज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी वजह से भी इनअटेंशन क्रिएट हो सकता है, और स्टिमुलेशन हो सकता है, टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज मोड ऑफ डिलीवरी और नथिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये सब कुछ होते हैं जिससे क्या इनअटेंशन क्रिएट होती है, मतलब उसने सुना ही नहीं ध्यान से अटेंटिवली, तो फिर वो केयरफुली मैसेज को पढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब या फिर उसने पढ़ा नहीं तो वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये किसकी वजह से होते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, क्रिटिसाइज की वजह से हो सकता है, नथिंग एवरीथिंग, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन, स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग। इसका मतलब है एट ईच लेवल द मैसेज इज स्क्रीन बाय रिसीवर। हर लेवल पर जो मैसेज है वो रिसीवर्स के द्वारा स्क्रीन किया जाता है, एंड ओनली सच इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फर्दर विच गिव अ फेवरेबल इम्प्रेशन टू द ऑफ द सेंडर। और वही जो मैसेज है वो क्या होगा, पास होगा टू अ फेवरेबल इम्प्रेशन टू द सेंडर, ठीक है, सेंडर तक। सच फिल्टरिंग अराइज ड्यू टू फैक्ट्स, नो वन लाइक टू शो हिज मिस्टेक टू अदर। अब कोई ऐसा नहीं होता है जो अपनी खुद की मिस्टेक को दूसरों के सामने शो करे, तो सब लोग ऐसे ही होते हैं जनरली, तो इसलिए पूरी टेंशन भी एक बैरियर का काम होता है कम्युनिकेशन में। परसेप्शन क्या होता है, अगर हम बात करें, परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, या फिर हम इंग्लिश में अगर इसको जानने की बात करें तो सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ एनीबॉडी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक सेंसरी एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड का, उसको परसेप्शन कहेंगे। जब पीपल जो होते हैं ना, व्हेन पीपल्स विद डिफरेंट परसेप्शन कम्युनिकेट दे हैव ट्रबल इन गेटिंग मीनिंग। अगर उन सबका परसेप्शन अलग है, वो अलग अलग सेंस करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो क्या होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें ट्रबलिंग आ सकती है, और वो क्या कर सकते हैं, इन गेटिंग द मीनिंग, मतलब कोई मीनिंग फाइंड आउट करने में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। एवरी वन परसीव द मैसेज फ्रॉम हिज ओन एंगल एंड व्यू पॉइंट। सब लोग क्या होते हैं, अपनी मतलब व्यू पॉइंट से क्या करते हैं, उस मैसेज को कन्वे करते हैं या परसीव करते हैं, तो उनका डिफरेंट एंगल होता है। कोई किसी चीज़ को अच्छा मान रहा है तो अदर जो इंसान है वो उसको उसी टाइप के लिए बुरा भी मान सकता है। सो सबका अलग अलग एंगल और व्यू पॉइंट होता है किसी को समझने के लिए। तो इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, परसेप्शन की वजह से भी, क्योंकि उनका डिफरेंट परसेप्शन होने के कारण वो मीनिंग को फाइंड आउट करने में ट्रबलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो पीपल होते हैं वो क्या है, मैसेज को अपने अपने एंगल से देखते हैं, तो फिर उसमें बैरियर का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर प्रीफर्स टू मेंटेन स्टेटस एंड जनरली रजिस्ट न्यू आइडिया। ज़्यादातर ये ह्यूमन का नेचर ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि वो क्या करते हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करने में लगे रहते हैं, उनको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरों के आइडियाज़ को रजिस्ट करते हैं, मतलब वो रोकना चाहते हैं, वो कहते हैं सब कुछ जो है हम ही है। तो इसकी वजह से भी क्या बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा वो मानने लग जाते हैं और दूसरों के आइडियाज़ को रजिस्ट कर देते हैं। रजिस्ट मतलब रोकना। वेयर द कम्युनिकेशन कंटेन अ न्यू आइडिया, द रिसीवर में नॉट टेक इट सीरियसली और में रिसीव इट अकॉर्डिंग टू हिज ओन कन्वीनियंस। जब कम्युनिकेशन के अंदर नए आइडियाज़ आने लगते हैं तो जो रिसीवर होता है ना, वो उसको सीरियसली नहीं लेता है, और वो क्या करता है, रिसीव तो कर लेता है बट अकॉर्डिंग टू ओन कन्वीनियंस, खुद के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको करता है, ठीक है। तो ये तो थे बैरियर्स जो अभी हमने पढ़े। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस, थर्ड इज स्टेटस एंड पोजीशन, फोर्थ वन इज इनअटेंशन, फिफ्थ इज poor retention, sixth is perception and resistance to change is seventh.
सो ये थे बैरियर्स जो कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, बांध मतलब उसके बीच में कोई बाधा क्रिएट करते हैं, उसको बैरियर बोलते हैं। अब आता है हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ लिया। इस यूनिट का नाम था कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारा किसके साथ कैसा रिलेशन है, हमारा मतलब रिलेशनशिप है अदर के साथ। जैसे अगर हम हमारे फील्ड की बात करते हैं तो नर्सिंग में क्या है, नर्स का रिलेशनशिप कैसा है उसके पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ, आसपास के, सिर्फ और सिर्फ उनके पेशेंट के साथ ही नहीं बल्कि उनके स्टाफ मेंबर्स के साथ, उनके जो भी ऊपर अधिकारी होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड हाउ दे कैन परफॉर्म इन देयर फील्ड। सो दीज आर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके क्लाइंट्स के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। ठीक है, सो interpersonal relationship. The nurse is an important member of a team that must work in cooperation and harmony for the care of patient. अब क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ टीम। क्या नर्स क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ टीम होती है, मतलब एक टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर होती है जो कि कोऑपरेट करती है अपने काम को किसके साथ, हार्मोनी और इनकॉर्पोरेशन विद द केयर ऑफ पेशेंट। मतलब पेशेंट की केयर करने के लिए जो नर्स होती है वो हार्मोनी और इनकॉर्पोरेशन से अपना काम करती है। उससे क्या होता है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है, हार्मोनी अकॉर्डिंग टू मतलब तालमेल बिठा के कोऑपरेट करती है। दैट्स वाई we can say that the nurse is an important member of a team that must work in cooperate and harmony for the care of patient. Okay, she should be familiar with the plan of organization of the hospital and of the nursing department. वो क्या होनी चाहिए, familiar होनी चाहिए अपने staff members के अकॉर्डिंग, या फिर क्या मतलब प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का हॉस्पिटल में और जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसके बारे में। ठीक है, द नर्स मस्ट फील अकाउंटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी ऑनेस्ट एंड विलिंग टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर पेशेंट। जो नर्स होती है वो अकाउंटेबल फील करनी चाहिए, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो हम बात कर रहे थे कि जो नर्स होती है वो क्या है, अकाउंटेबल फील करनी चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। वो मतलब कि पेशेंट की केयर कर रही है तो वो उसको प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट दे और उसको उस टाइप की केयर दे जो उसको रिक्वायर है पेशेंट को। अपनी उसकी विलिंग पावर होनी चाहिए, उसके अंदर की स्वयं मतलब इच्छा होनी चाहिए और वो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होनी चाहिए। सो इससे क्या होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है। The nurse should have respect for seniors and concerned and caring attitudes towards fellow nurses, juniors and other supporting staff. ठीक है, जो नर्स होती है उसमें क्या होना चाहिए, अपने सीनियर्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंसर्न और केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए उसका। ठीक है, दयालु होना चाहिए, वो होनी चाहिए या फिर मतलब कि बोए वजह कर लो, मतलब जो भी हो, ही और शी, तो वो केयरिंग एटीट्यूड का होना चाहिए नर्स को। ठीक है, फेलो नर्सेज मतलब उसके साथ में जो स्टाफ मेंबर है उनके साथ भी उसका केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जूनियर्स के प्रति भी और सपोर्टिंग स्टाफ जितने भी उनके प्रति भी। शी शुड मेंटेन अ हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप विद वेरियस डिपार्टमेंट, और उसको एक अच्छा हेल्दी और गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, किसके लिए, वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमने अभी तक यही जाना कि ये एक टाइप का रिलेशनशिप होता है जो कि नर्स का और पेशेंट के बीच का होता है। अगर हम हमारे फील्ड की बात करें तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पेशेंट के अकॉर्डिंग ही उसका मतलब रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइन करें, उसके फेलो नर्सेज से भी हो सकता है, जूनियर से, सीनियर्स से, और जो भी उनके क्लाइंट उनसे, और जो ना सपोर्टिंग स्टाफ है उनके प्रति उनका केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है, जो एक नर्स होती है या फिर होता है वो एक गुड और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन, क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। तो अब हम स्किल्स की बात कर लेते हैं कि कुछ स्किल्स होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में से IPR लिख सकते हैं।
सो फर्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। ये तो हमने पहले भी जाना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम बोल के सही से कर सकते हैं। सो व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, मतलब हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट किसी मतलब लिखने के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब बिना लिखे ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके, वेट अ मिनट। Sorry for inconvenience. Second one is non-verbal communication. What we communicate without word, हम किसी words के बिना क्या communicate कर रहे हैं उसे हम non-verbal, ये skill होती है। Listening skills भी हो सकती है। How we interpret both the verbal and non-verbal message sent by others, कि हम कैसे interpret कर रहे हैं जो verbal और non-verbal message others के द्वारा send किए हैं। तो यार मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। सो लिसनिंग स्किल्स की अगर बात करें तो उसमें भी एक है वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को कैसे वो क्या करें, इंटरप्रीट करें। फिर है निगोटिएशन, वर्किंग विद द अदर टू फाइंड अ म्यूचुअल एग्रीगेबल आउटकम, एबल आउटकम। तो क्या है कि दूसरों के साथ काम करके कैसा हमें आउटकम मिला बीच उन दोनों के, और वो भी क्या है, एग्रीएबल। सो दिस इज नोन एज द स्किल ऑफ interpersonal relationship. After that, problem solving, working with others to identify, define and solve problem। दूसरों के साथ काम करके हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते, उसको डिफाइन कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते, तो ये भी उसकी स्किल है। डिसीजन मेकिंग, हमको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग ऑप्शंस टू मेक साउंड डिसीजन, हमें मतलब साउंड डिसीजन लेने का अधिकार होता है। एक्सप्लोर करना, हमें कोई आइडिया आ रहा है, हम अगर किसी को बता सकते हैं, अगर हमारी कोई ऐसे मीटिंग हो रही है एट्सेट्रा। सो उसमें डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पोर्टेंट स्किल होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। ओके, अनदर वन इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है, कम्युनिकेटिंग अवर वैल्यूज़, आइडियाज़, बिलीव्स। असर्टिवनेस की अगर हम बात करें तो असर्टिवनेस का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, असर्ट कर लेते हैं, अपनी बात पर मुखर रहना इज़ नोन एज असर्टिवनेस, मतलब मुखरता, ठीक है। तो कम्युनिकेट अपनी वैल्यूज़ को, आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स, नीड्स, ओपिनियंस एंड वांट फ्रीली, हम उनको फ्रीली बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी हेजिटेशन के बिना। तो उसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। तो ये भी एक स्किल होती है, मतलब अपने बात पर मुखर रहना। ओके, next one is the principle of interpersonal relationship. So first is respect everyone individuality, don't impose anything on anybody। ठीक है, सबसे पहला है कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की हमें रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा कि हमें कोई भी बात किसी पर भी नहीं थोपनी, डोंट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीबडी। कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल, हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल रखने हैं। हाँ, हमें पता है कोई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें पता है कोई पेशेंट है, उसको कोई इस टाइप की बीमारी है, हम उसकी केयर कर रहे हैं, तो हमारे में फैमिलियर, हाँ हम उसके लिए फैमिलियर ऐसे तो होने चाहिए कि हम उसकी केयर कर रहे हैं तो हम उस पेशेंट को अकॉर्डिंग टू हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। मतलब हम ऐसे सोच के काम करें कि ये कोई और नहीं है, हमारी फैमिली का मेम्बर है, तो हम उसके लिए केयर कर रहे हैं। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग वहाँ रोने लग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखना, तो कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। डोंट बी अफ्रेड टू अमिट इग्नोरेंस, मतलब ये बोल रहा है जो अज्ञानता होती है ना, उसको स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए। अगर हमने कोई गलत काम किया या फिर जो भी कुछ हुआ हमसे, तो हम उसको स्वीकार कर लें, कहीं ऐसा नहीं है कि हम उसको छुपाएं। तो डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट इग्नोरेंस। क्या होता है, कई बार ऐसे होता है ना कि कोई नर्स है, मान लो उसने वो किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने जा रही है, मान लो उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, बट उसने कोई अलग उसके अंदर मेडिसिन या फिर कुछ अलग उसके अंदर
वाइल ले लिया, फिर जो भी करा है उसने, तो क्या होता है, अगर उसकी स्टाफ मेंबर उसको देख रही है, उसको पता चल गया है कि ये उसको गलत इंजेक्शन लगाने जा रही है या फिर जा रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है, उसका एक कर्तव्य खुद का है, मतलब ये कि वो उसको जाके रोके कि नहीं आप गलत इंजेक्शन उसे लगा रहे हो, उस पेशेंट को इस टाइप का इंजेक्शन देना है, ना कि ये देना है। तो उसमें क्या है, वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे सोच रहे कि चलो मेरे क्या है, इसकी ड्यूटी है, ये करे, गलत इंजेक्शन लगाएगी तो इसका मतलब वो होता है, मुझे तो कुछ है नहीं, मतलब इस टाइप की भावना भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमने गलती कर ली है तो हम उसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए। अगर कई बार ये होता है ना, पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहे तो गलती तो हो जाती है नर्स से, तो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि आगे तो उस पेशेंट को हम ट्रीट कर सकें सही से। डोंट गिव एंड टेक एनी पर्सनल फेवर, कोई ज़्यादा पर्सनल फेवर नहीं देना चाहिए, ठीक है। द टीम लीडर शुड नॉट मेक एनी एक्सक्यूज रिगार्डिंग हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो टीम लीडर होता है उसको अपने काम के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति क्या नहीं करना चाहिए, एक्सक्यूज़ेस नहीं देना चाहिए, अपना काम एकदम अच्छी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। डेवलप हैबिट्स ऑफ लिसनिंग एंड फोकस अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स, एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी चाहिए, प्रॉब्लम को अटेंटिवली सुनने की और उस पर फोकस करने की। सो डोंट डू और से एनीथिंग दैट विल डिस्टर्ब अदर फील, और कोई ऐसा काम या फिर कोई ऐसा हमारे मुंह से हमें नहीं कहना चाहिए कोई भी चीज़ जिससे दूसरे का फेथ क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए। डोंट से और एनीथिंग दैट विल डिस्टर्ब अकॉर्डिंग टू, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई पेशेंट है वो वहाँ पे मतलब वार्ड में अपने सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, और जो नर्स है वो उसी के बारे में दूसरे से चर्चा कर रही कि इस पेशेंट को तो ऐसा है, वैसा है, ये है, तो उसने एकदम ट्रस्ट के साथ उसे बताया था, तो उसका जो फेथ है वो भी तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो सोचेगा या इस हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है, तो उनका जो फेथ है ना वो डिस्टर्ब होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सोचेंगे ये तो मैंने इसको इतनी अच्छे से मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, क्योंकि तो ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रिंसिपल होते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ नहीं कहनी है हमें जिससे क्या हो, किसी का फेथ डिस्टर्ब हो। डोंट बी इम्पार्शियल टू अदर एंड प्रैक्टिस जस्टिस, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें इम्पार्शियल नहीं होना है किसी के लिए, और हमें प्रैक्टिस जस्टिस, हमें हमारा न्याय के साथ काम करना है, हमें किसी के साथ इम्पार्शियल नहीं होना, मतलब हमें कोई दया भाव मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी किसी के साथ, ठीक है। मतलब कि जो पेशेंट होते हैं ऐसे तो होते हैं ना कि ये हमारे जान पे जाना, तो उसको अच्छी केयर दें या फिर उसको अच्छी ट्रीटमेंट से हम जल्दी ठीक करा रहे हो। दूसरा पेशेंट है जिसको हम जानते नहीं, ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन तो इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ नर्स जितने भी पेशेंट उसके लिए हैं वो सब उसके लिए एक समान होने चाहिए, तो उसको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए किसी भी पेशेंट के अंदर। द मेंबर ऑफ ए टीम शुड बी लॉयल, ऑनेस्ट एंड विलिंग टू कैरी आउट द डायरेक्शन ऑफ द टीम लीडर। जो मेंबर होते हैं टीम के वो क्या होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए अपने काम के प्रति, ऑनेस्ट होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए, अपने उनके अंदर एक विलिंग पावर होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, अच्छा मतलब टीम वर्क काम कर सके, ठीक है। देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट और विलिंग और वी फीलिंग among the member should across for interest of the group। तो क्या बोल रहा है, शुड वर्क फॉर इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो मेंबर होने उनमें एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हूँ जो भी हूँ, हम हैं जो भी हैं, मतलब एक वी फीलिंग टाइप होना चाहिए, और टीम स्पिरिट होनी चाहिए उनके अंदर, ताकि जो मेंबर्स होते हैं वो अपना काम कर सके ग्रुप में इंटरेस्ट के साथ। There should be a mutual understanding between the member and they should be willing to give and take corrections। तो वही है, मैंने ऊपर एग्जाम्पल आपको बताया था, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनके अंदर एक स्वयं इच्छा होनी चाहिए, विलिंग पावर होनी चाहिए कि वो टेक कर सके करेक्शंस को। अगर कोई गलती किसी से हो रही है तो उसे बता सके या फिर उसे सुधार सके। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे देख लेना। उसके बाद कुछ बचे हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर है थेरेपेटिक नर्स, और फिर रोल ऑफ नर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।